वो तो दी ही जाएगी, लेकिन वर्तमान समय में हमारे हेल्थ केयर को लेकर के हमारी जो स्वास्थ्य संबंधी चुनौती है, अगर किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटती है तो उसमें भी उनका कोई योगदान होगा हमारे बेहतरी करने में। ये तमाम चीजें दरअसल औपचारिक जो रोजगार होता है उसके अंतर्गत आता है। अनौपचारिक रोजगार क्या? अनौपचारिक रोजगार ये कि मैं मान लीजिए आपसे ये करना है, एक बात और औपचारिक रोजगार में आपको ध्यान में रखना है, उसमें तमाम चीजें डॉक्यूमेंटेड होती है कि मैं आपके यहाँ काम कर रहा तो आप 10 साल तक नहीं हटाएंगे, 2 साल तक नहीं हटाएंगे। ये जो नियोक्ता है और जो रोजगार पाने वाले हैं उन दोनों के बीच ये संबंध होता है कि आप 2 साल तक 3 साल तक, ऐसा तो नहीं है ना कि मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, आप जब चाहे तब मुझे आप फायर कर दें, है ना। तो फायर करने के पहले भी आपको नोटिस देना होगा, तमाम कारण बताने होंगे वगैरह वगैरह, जो भी वहाँ के नियमावली होते हैं उनके अनुसार ही आपको हटाया जाएगा। और बल्कि ये तो थी औपचारिक रोजगार की कुछ बातें, जिसमें हमने आपको कहा कि हमारे देश में औपचारिक रोजगार की संख्या तकरीबन 24 से 25% के आसपास है। 86%, 80% के आसपास मैंने कहीं पढ़ा था कि अनौपचारिक रोजगार है। मतलब ये क्या, अब मैं समझाता हूँ अनौपचारिक रोजगार मतलब क्या। जो मैंने बातें आपको कही कि जो सोशल सिक्योरिटी के तौर पे आपको लीव मिलेगा, अगर आप फीमेल हैं तो आपको पीरियड लीव मिलेगा, मातृत्व जो दरअसल प्रेगनेंसी लीव होता है, तमाम चीजें आपको दी जाएगी औपचारिक रोजगार में। अनौपचारिक रोजगार में ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए मैं कहीं काम करने गया, मैं जब तक सैलरी पा रहा, जब तक मैं काम कर रहा, अगर जो नियोक्ता है वो चाहे मुझे कभी भी फायर कर सकता है, कभी भी जॉब से निकाल सकता है। जैसे किसी फैक्ट्री में काम करने वाले लोग, है ना, मजदूर वर्ग के लोग, या फिर अगर नौकरी या रोजगार से अलग हटकर देखें तो मान लीजिए मैं अपनी कुछ स्व उद्यम कर रहा, है ना, मान लीजिए मैं ठेला पर ये कर रहा, जो भी वीकली मार्केट होते हैं वहां को जाकर के अपने जो भी आर्थिक क्रियापोर्जन है मैंने करा, तो ये तमाम चीजें जो है वो दरअसल काउंटेड एज अ इनफॉर्मल मार्केट, है ना। तो ये बातें हैं और इसी के क्रम में बातें कही जा रही कि अनौपचारिक रोजगार को दरअसल 2017-18 में 68% के आसपास था, वर्तमान दौर में ये 73% हुआ है। एक तरफ से आपको डेटा बढ़ने के साथ खुशी की महसूस हो रहा होगा कि चलो बढ़िया हुआ, कम से कम रोजगार जो है बढ़ा। हाँ, कुछ हद तक सही है कि पहले रोजगार हो, बाद में ये डिफाइन होना चाहिए कि औपचारिक रोजगार है अनौपचारिक रोजगार है। लेकिन जितनी मात्रा में आपके देश में अनौपचारिक रोजगार बढ़ेगा, समस्याएं उतनी ही विकराल होती है, विशेष तौर पे रोजगार पाने वाले लोगों के लिए, है ना। तो ये समस्याएं क्या है आगे मैं बताऊंगा। फिलहाल डेटा को ये समझिए कि डेटा बढ़ी है तकरीबन 1068 से कितना हुआ था, सॉरी लेट मी कंफर्म, 68 से 73, जो कि 5% की बढ़ोतरी है। अगली बात कही जा रही है रोजगार का क्षेत्रीय विवरण। दरअसल हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं साथियों कि रोजगार की वर्तमान स्थिति क्या है हमारे देश में। सबसे पहले हमने ये देखा कि श्रम बल की भागीदारी जो तकरीबन 2017-18 में बिलो बर्नाली जी, हाँ हेलो। तो जो 2017-18 में 49% भागीदारी थी, वर्तमान दौर में 67% के आसपास है, जो बढ़ा है। फिर हमने देखा अनौपचारिक रोजगार का डेटा, जिसमें ये बातें कही गई कि 68% से लेकर के 77% पहुंचा है। आगे बात कही जा रही है रोजगार का क्षेत्रीय वितरण। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे देश में जो सबसे ज्यादा रोजगार सृजित करता है वो कौन करता है? कृषि करता है। उसके बाद कौन करता है? विनिर्माण क्षेत्र करता है, सॉरी एमएसएमई करता है। उसके बाद आप कैसे हो? हाँ मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? आप बताओ। तो रोजगार का वर्तमान अगर वितरण हम देखिए अपने देश की अर्थव्यवस्था के सापेक्ष में, तो पहली चीज निकल कर आती है कृषि की। मैं कुछ डेटा बताता हूँ जो पिछले वर्ष का रहा, आई मीन 2017-18 में। 17-18 को डेटा वर्तमान में ये नहीं ले रहा, जो भी वर्तमान में एडिटोरियल आ रहे हैं, जो भी वर्तमान में व्याख्यान आते हैं सरकार की तरफ से, रेफरेंस लिया जाता है 17-18 को लेकर के। क्योंकि 19-20 में अगर हम वित्तीय काल में जाएंगे, फाइनेंशियल ईयर में, तो कोरोना के काल है ना, वो जो भी डेटा आएंगी वो पूरे तरीके से बेहतर नहीं होगी। लेकिन 17-18 और वर्तमान स्थिति में ये जोड़ पाना सही होता है। तो कृषि के क्षेत्र में ऐसी बातें कही जाती है कि हमारे कुल जनसंख्या का, माफ कीजिएगा, कुल ऐसी जनसंख्या जो काबिल जो वर्कफोर्स है, तकरीबन मैंने आपको बताया 56 करोड़ के आसपास, तो उसकी तकरीबन 44% 2017-18 में कृषि में लगा हुआ था। लेकिन 2023-24 में ये संख्या बढ़कर, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, मात्र 2% बढ़ करके यानी कि 46% के आसपास है। और ये स्थिति है। अगली बात जो है वो संभवतः आपको समझने का ज्यादा समझना चाहिए, क्योंकि यही रोजगार सृजन की सबसे ज्यादा संभावनाएं होती है। अभी निर्माण क्षेत्र, चलिए बढ़िया है, अभी तो मैं ठीक हूँ। चलिए ईश्वर की कृपा है ना, ये सब सही है।
विनिर् विनिर्माण क्षेत्र है ना, विनिर्माण क्षेत्र में डेटा दरअसल ये है 21-22 को लेकर 2021-22 में कुल कार्यबल का तकरीबन 11.4% जो जनसंख्या है, कार्यबल, यहाँ जनसंख्या करने का आशय होता है कार्यबल जनसंख्या है ना, इसमें संलग्न थी, इसमें दरअसल उनको नौकरी मिला हुआ था। 2023-24 में 11.4% से बढ़ करके 11.6% हो जाता है, 0 समथिंग 2% कह सकते बढ़ा। लेकिन इसके पीछे की और भी व्याख्यान आते हैं जो संभवतः आगे मैं बताऊंगा। कुल मिलाकर अभी इतना समझते चलना है कि हमारी कृषि में जो व्यापार रोजगार थी वो बढ़ा, जो लोग थे उनकी संख्या बढ़ी, लेकिन विनिर्माण क्षेत्र में जहां संभवतः और बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपकी आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक गति मैन्युफैक्चर ही बढ़ा रही है फिलहाल अभी, ना कि कृषि, है ना। तो वहां क्यों नहीं बढ़ा आगे मैं बताऊंगा, फिलहाल इतना करना है कि स्थिर रहा है। एक सेकेंड। तो अब चलिए, अब हम समझते हैं कि गुणवत्ता आर्थिक रोजगार सृजन में विफलता क्यों रहा। दरअसल बात ये कही जा रही कि वर्तमान दौर में हमारी अर्थव्यवस्था जब वैश्विक मंदी के तौर से गुजर रहा था, जैसे हमने कहा कि विश्व की जो ग्लोबल जीडीपी है ना, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद, जिसकी वृद्धि दर तकरीबन 3.5%, 3.5%, बीच में 3.5% रहा, फीसदी रहा। लेकिन हमारी जो अर्थव्यवस्था रही वो दरअसल 7% के दर से आगे बढ़ा। तो ऐसा क्यों कि हम एक तरफ तो अपनी अर्थव्यवस्था को आगे ले जा रहे हैं, कैपिटल के तौर पे अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, डॉलर के तौर पे अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन जब सवाल नौकरी सृजन की आती है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन का आता है, तो कहाँ हम पीछे रह जाते हैं। क्यों पीछे रह जाते, विफलता के पीछे का क्या कारण है, उन्हीं कारण को हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस कारण में सबसे पहली बात कही जा रही है संरचनात्मक मुद्दे, जो स्ट्रक्चरल इशू हैं, वो पहली समस्याएं हैं। और इस स्ट्रक्चरल और इस इशू को समझने के लिए मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा कि किस प्रकार की संरचना हमारे देश में होनी चाहिए जिससे कि रोजगार सृजन हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तकरीबन 11.6% 21-22 में भी था, और 23-24 में भी उतनी ही तकरीबन योगदान रहा कार्यबल का। इसके पीछे कई वजह बताई जाती है, जिसमें से जो मूलभूत वजह वो ये है कि हमारे देश में आज भी जो एक डिमांड है ना, मैं इसके लिए एक शब्द होता है, इसके शब्द के ताने बाने जो भी रहे हों, लेकिन अंततः बात ये कही जा रही कि जो आय का विकास है वो मतलब कि क्षमता मूलक नहीं है। जो लोगों का कहते हैं ना, अमीर अमीर हो रहा और गरीब गरीब हो रहा, कुछ ऐसी ही बातें यहाँ समझ में आती है कि विगत वर्ष में हमारे कुछ ऐसी इस प्रकार की अवसंरचनाएं रही। क्यों रही मैं आगे बताऊंगा कि सब्सिडी मिला, तो सब्सिडी दरअसल भारत सरकार के द्वारा इसलिए दिया गया था, ताकि इनफैक्ट अभी भी दिया जा रहा है, इसलिए दिया जाता है या दिया गया ताकि आपकी अर्थव्यवस्था में डिमांड बढ़े, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन बेहतर तरीके से नहीं हो सका, और जो सब सब्सिडीज है वो कॉर्पोरेट जगत को एक तरीके से लाभ पहुंचाया। तो ये भी एक कारण बनता है। फिलहाल इस कारण के बारे में और विस्तार से मैं आगे का खंड में, अगली कड़ी में बताऊंगा। फिलहाल ये समझना है कि हमारे देश में जो संरचनात्मक मुद्दे हैं वो ये रहा, विशेष तौर पर 2024-25 जो भी 1-2 साल 3 साल के ये रहे। अगली बात कही जा रही है कौशल विसंगति, यानी कि स्किल की कमी। इसमें कुछ बातें जो संभवतः आपको डेटा के तौर पर समझना चाहिए, वो ये है कि व्यवहारिक कौशल एक होता है और एक होता है सैद्धांतिक कौशल, है ना। सीधे तौर पर आप ये कहें कि एक होता है एकेडमिक सेंस में आपको जानकारी होना, दूसरा होता है कि उस एकेडमिक सेंस के आधार पे क्या हम अपने उस थॉट को, उस विचार को, उस स्किल को क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ऐसा बातें कहा गया कि हमारे देश में जो हर वर्ष प्रतिवर्ष आप लोग जानते हैं बड़ी संख्या में ग्रेजुएट लोग हो रहे हैं। कुछ डेटा इस प्रकार से कहती है कि हमारे देश में जितने लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं उसमें से तकरीबन 31 से 32% ऐसे लोग हैं जो तकरीबन कुछ स्किल के माध्यम में अपना जो ये चीजें वो आगे बढ़ा सकते हैं। इंजीनियरिंग में ये चीजें तकरीबन 65% के आसपास है कि मान लीजिए मैंने इंजीनियरिंग से अपनी पढ़ाई करी है तो 65% चांस है कि मुझे नौकरी मिल जाएगी। लेकिन उस 65% में भी जो 45 या यूं कह लें 20 से 25% ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी प्रकार के स्किल से इतना ज्यादा मतलब कि इक्विवेलेंट हैं ताकि वो काम कर सके। कुल मिलाकर ये बातें कही जा रही कि हमारी शिक्षा जगत में एक बहुत बड़ी कौशल विसंगति है। कौशल विसंगति इन द सेंस कि जिस प्रकार की जो स्किल जरूरत होनी चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, और इसलिए अपने जो स्वर्गीय हमारे जो टाटा जी थे, रतन टाटा जी, उन्होंने ये बात को कहा था
कि सरकार बहुत ज़्यादा एजुकेशन पे खर्च करती ही है, बाद में जब कॉर्पोरेट जगत में ये लोग आते हैं उनके ऊपर भी कॉर्पोरेट को खर्च करना होता है, क्योंकि उनको फिर से ट्रेनिंग दिया जाना, एक तरीके से फिर से उनको पढ़ाई करवाना, ये दोहरा बोझ बढ़ता है हमारे देश में, हमारे अर्थव्यवस्था पे। इसके लिए सरकार के द्वारा कई ऐसे कमेटी भी बैठाया गया कि क्या किया जाए जिससे कि जिसमें एक कस्तूरी रंगन जी, जिनकी हाल ही में तकरीबन पिछले महीने मृत्यु हुई, उनकी भी योगदान बहुत ज्यादा रहा इन तमाम चीजों के समस्या के समाधान में। और आपको पता होगा कि उनके माध्यम से ही जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उनके जो एक फ्रेमवर्क है, जो एक तरीके से स्केलेटन बनाया गया, जिसके माध्यम से हमारी वर्तमान सिचुएशन स्थिति सुधारने की बात करी जा रही, उनमें कस्तूरी रंगन जी का बहुत बड़ा योगदान है। बहरहाल, तो जो कौशल विसंगति है, स्किल की कमी है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसी में एक और डेटा कहा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया ही कि खैर हो गया ये बातें, अब पुनरावृत्त नहीं किया जाना चाहिए। अगली बात कही जा रही, रोजगार में लैंगिक असमानताएं। इस बात को मैं फिर से डेटा से ही शुरुआत करूंगा। हमारे देश में पुरुषों की जो दरअसल कार्यबल है, जो भी हमारी आर्थिक क्रियाविधि होती है, उसमें पुरुषों का योगदान तकरीबन 78% के आसपास है, और महिलाओं का योगदान तकरीबन 40 में है, 42 कहीं 43% मिलता है। आप औसतन माने ना 40% ही सही, वैसे आप देखें तो 41 समथिंग का, मुझे जहाँ तक ध्यान में आ रहा। बहरहाल, तो तकरीबन दुगुना पुरुषों की जो भागीदारी है हमारी अर्थव्यवस्था में 78% है, तकरीबन उसका आधा महिलाओं का है। तो एक समस्या ये भी है, क्योंकि जब तक आप अपनी, एक बहुत बड़ी जनसंख्या है महिलाओं की हमारे देश में, अगर उनको एक प्रकार से अवसर नहीं मिलेगा अपने ही अर्थव्यवस्था में क्रियाविधि को संपन्न करने का, तो निस्संदेह आपकी अर्थव्यवस्था पूरे तरीके से बूम नहीं करेगी। और इसी का कारण है कि हमारे देश में विकास होते हुए भी हम रोजगार सृजित नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम महिलाओं को ज्यादा तवज्जो नहीं दे पा रहे। तो ये एक समस्याएं हैं। अगली बात कही जा रही खैर, अगली नेक्स्ट पॉइंट कहा जा रहा है कि एमएसएमई की तुलना में कॉर्पोरेट प्रोत्साहन पर विशेष दबाव देना, या यूं कह लें विशेष ध्यान देना। और यही मैं कहूंगा कि अन्य कारणों में अगर प्रथम 2-3 में कारण अगर आपको रखना हो तो इसे रखेंगे। मैंने कई दफा आपको कहा है कि अर्थव्यवस्था की, जैसे हमारे शरीर की कोशिका हमारी मूलभूत इकाई है, उसी प्रकार से किसी भी अर्थव्यवस्था का एमएसएमई जो है मूल इकाई होता है। अगर आपके अपने शरीर को ग्रोथ कराना है तो कहीं ना कहीं कोशिका को ग्रोथ कराना होगा, है ना। उसी प्रकार से कहा जा रहा है कि हम अपने अर्थव्यवस्था के एक बहुत बड़े खंड को, मैंने कई दफा आपको कहा कि एमएसएमई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोजगार। आपको जो भी करना है रोजगार के लिए, आप एमएसएमई क्षेत्र में करें, उसको बढ़ाने का प्रयास करें। तो कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था में जो एक रोजगार कम होने की एक बहुत बड़ा समस्या है, वो सही हो पाएगा। वही बातें कहा जा रहा है कि वर्तमान समय में जो सरकार के द्वारा योजनाएं लाई जा रही, उन योजनाओं का लाभ प्रत्यक्ष रूप से दरअसल बड़े बड़े कॉर्पोरेट जगत को ही मिल रहा है। उसका इम्प्लीमेंटेशन एमएसएमई न होने के कारण ये जो रोजगार सृजन की दरअसल समस्या है वो बढ़ती चली जा रही है। तो ये एक समस्या है। दूसरी बात ये कही जा रही कि एक बात तो चलिए, सरकार के द्वारा बहुत ज्यादा जो प्रयास किया जा रहा है वो एमएसएमई को नहीं मिल रहा। इसमें एक और बात कही जाती है जो संभवतः पॉजिटिव साइड है, जिसे आप सकारात्मक बिंदु के साथ जोड़ के भी देख सकते हैं, कि भारत के द्वारा न जाने कितने ही ऐसे योजनाएं लाई गई, जिसमें मैं मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया को कहूंगा, जिसका प्रत्यक्ष लाभ दरअसल हमारे एमएसएमई को मिला है। तो इस दौर से आयु कह सकते हैं, इस प्रकार से एक ये बातें कही जा सकती है कि अगर आपको बेहतर करना है आपके अपने अर्थव्यवस्था के एमएसएमई खंड को, तो इसी प्रकार के और भी योजनाएं लाई जानी चाहिए जो मेक इन इंडिया तौर पे काम करे। क्योंकि जब तक आप इन एमएसएमई क्षेत्र को इन्वॉल्व नहीं करेंगे आप अपने इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में, निसंदेह आपकी जो एक ग्रोथ है वो उस तरीके से नहीं होगा जिस तरीके से हम अपेक्षित करते हैं। आपका रोजगार तो होगा, माफ कीजिएगा, आपकी जो विकसित जो डेवलपमेंट है वो बढ़ेगा। आप डेढ़ इकोनॉमी से 3 से 4, 4 से 5, 5 से 7 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे। लेकिन जिस समस्या के कारण हमारा देश आज पिछड़ रहा है वो रोजगार अगर बिना एमएसएमई के ऊपर ध्यान दिए रोजगार की कमी आगे भी रहेगी। तो सबसे पहले आपको एमएसएमई को बेहतर करना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये चीजें हैं। अगली बात कही जा रही है डिजिटल डिस्ट्रप्शन, जिसे हम कहते हैं डिजिटल व्यवधान। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है और इसको मैं एक डेटा से बताना चाहूंगा। जैसे 2023 में तकरीबन ऐसे कुछ बातें आई थी कि हमारे देश में तकरीबन 8 मिलियन के आसपास, 8 मिलियन के आसपास जो गिग वर्कर हैं वो थे। गिग वर्कर क्या होता है मैंने कई दफा आपको बताया, मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि जो अपने समय, जैसे भी मैं जोमेटो में काम कर रहा,
तो मैं निर्धारित कर सकता हूँ कि ये चीजें क्या है, मतलब मैं कब जाऊँ, कितने घंटे के लिए जाऊँ। तो ये जो क्षेत्र दरअसल गिग वर्कर के अंतर्गत आता है। बहरहाल, तो बातें ये कही जा रही है कि हमारे देश में तकरीबन 2023 में 8 मिलियन के आसपास लोग थे जो गिग वर्कर थे, और इन 8 मिलियन में 80%, एग्जैक्ट बोले तो 77% से ज्यादा लोगों को 20,000 से कम सैलरी मिल रही थी। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे देश की जो औसतन आय है, सॉरी, एक व्यक्ति का भारत में औसतन आय जो है वो दरअसल कितना है, 18,000 समथिंग है, 17 से 18,000 के बीच के आसपास है। आप जिस भी स्टेट से हैं, आप अगर सुन रहे हो तो आप बता सकते हो कि आपके राज्य का औसत आय क्या है लोगों का। दरअसल जैसे मैं बिहार से हूँ, तो तकरीबन 5,300 समथिंग रुपीज एवरेज मान ले तो 5,500 प्रति वर्ष है एक व्यक्ति का हमारे बिहार में। दिल्ली में मैं कहाँ देख रहा था, दिल्ली में मैं भी देखा था, तकरीबन 4 लाख के आसपास है प्रति व्यक्ति आय एक साल का। आप जिस भी स्टेट से हैं वहां आप गूगल करके देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके राज्य की स्थिति क्या है। बहरहाल, तो ये बातें कही जा रही कि 8 मिलियन गिग वर्कर है, लेकिन 20,000 से भी कम शहरी है, तकरीबन 77% से ज्यादा लोगों का। ये एक चीज है। दूसरी बात, चूंकि हम बात कर रहे हैं डिजिटल डिसरप्शन का, यानी कि डिजिटल व्यवधान का, तो ये कैसे हमारे इकोनॉमी को बाधा के रूप में आगे ला रहा है, इसको मैं साउंड एक बार चेक करता हूं। इसको मैं हाँ, मैं ये कह रहा था कि हमारे देश में आज भी जो परंपरागत रोजगार है उसका बोलबाला है, क्योंकि मैंने अभी अभी कहा कि सरकार की जो विकास कार्यक्रम चलाए गए, उस विकास का कार्यक्रम का लाभ सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट जगत को मिला, और हमारा कॉर्पोरेट जगत तो बेहतर है, लेकिन एमएसएमई का वो क्षेत्र जो दरअसल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कवर अप करता है वो बहुत पीछे है। आज भी कपड़ा बुनाई का काम दरअसल हाथों से किया जाता है। जो परंपरागत तरीके से जो मशीनरीज रही है, जो व्यवस्थाएं रही है, उसी के आधार पर दरअसल ये बातें करी जा रही है कि आज भी बढ़ाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये भी एक समस्या का कारण है, क्योंकि बदलते दौर में बदलते अर्थव्यवस्था के डिमांड के स्वरूप में आप अपने अंदर बदलाव नहीं करेंगे तो निस्संदेह आप अर्थव्यवस्था से पीछे छूट जाएंगे। और इसका एक बहुत बड़ा कारण जागरूकता भी है, इसका एक बहुत बड़ा कारण सरकार के द्वारा अनावश्यक प्रयास, मतलब सॉरी, अनावश्यक तो नहीं होना चाहिए, एक और वर्ड जिसके माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा कि सब प्रयास तो है लेकिन उसका प्रतिफल नहीं दिख रहा। तो ये ऐसे कुछ कारण हैं जिनकी वजह से आज भी हम पीछे हो रहे हैं। तो डिजिटल व्यवधान ये है, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको कहा कि हमारे देश में जैसे एमएसएमई की मैं बात करूं, तो हमारे एमएसएमई का जो कुल उत्पादन है, जो कि आपके एक्सपोर्ट में तकरीबन 40% के आसपास, 42% टू बी प्रिसाइज करें बात तो 42% उसका योगदान है एमएसएमई का। लेकिन अगर हम एमएसएमई के वस्तुओं का ई कॉमर्स पे उपलब्धता देखें, मतलब ये कि कोई भी वस्तु बन रही है उसका ऑनलाइन अवेलेबिलिटी, उपलब्धता, तो वो तकरीबन 6% के आसपास है। तो इससे पता चलता है कि आप कितना पीछे हैं विशेष तौर पे डिजिटल के क्षेत्र में। तो ये भी एक समस्या है। जैसे मैंने कई दफा आपको ये कहा है कि जो वस्तुएं जब दिखेगी तभी बिकेगी, है ना, क्योंकि आज पहले ऐसा होता था कि जो वस्तु बिकता था उसको दरअसल ये करा जाता था, प्रोडक्शन किया जाता था, जब हम पुराने जमाने की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो। लेकिन वर्तमान दौर में आपको जरूरत नहीं है, तब भी अगर उस वस्तु को बार बार दिखाया जाता है तो कहीं ना कहीं वो चीजें डिमांड क्रिएट कर जाती है, एड्स के माध्यम से, प्रचार जो भी होती है ना। मान लीजिए मुझे नहीं मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं, मान लीजिए ये पेन की मुझे जरूरत नहीं है ना, मेरे पास जो पेन है वर्तमान समय में उनसे काम कर रहा हूँ, लेकिन इसकी खासियत बताई जाएगी कुछ इस तरीके से, इसको इस तरीके से आपके सामने प्रदर्शन किया जाएगा जिससे कि आप इससे लोभित हो जाएंगे, आई मीन आकर्षक अट्रैक्ट हो जाएंगे दरअसल। तो वही बातें कही जा रही कि हमारे देश के जो एमएसएमई वस्तु प्रोडक्शन है, एमएसएमई के द्वारा जो प्रोडक्शन हो रहा है, उसका दरअसल पहुंच है ही नहीं हमारे मार्केट तक, कस्टमर तक। तो कैसे उसको हम बेच सकेंगे, कैसे उसका हम लाभ उठा सकेंगे। तो वही कहा जा रहा है सरकार को सबसे पहले प्रयास ये करना चाहिए कि जो एमएसएमई के मात्र 6% वस्तु उपलब्ध है ई कॉमर्स पे, उसको ज्यादा से ज्यादा किया जाए ताकि लोगों की पहुंच, लोगों का नजर उस वस्तु पे बन सके। तो चूंकि ये भी एक बातें कही जाती है कि ये क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमारे देश में आज भी जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर नहीं है। तो डिजिटल व्यवधान किस तरीके से आपकी अर्थव्यवस्था को फायदा नहीं पहुंचा रहा, चुनौती के दरअसल चुनौती उत्पन्न कर रहा, कुछ इस प्रकार से बातें हैं। आइए अब माइक गिर गया, आवाज अभी आ रहा है ना, वो मैं चेक कर रहा हूँ साउंड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात कही जा रही है
अब पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का गैप, जिसको हम लोग कहते हैं ना नीति कार्यान्वयन या क्रियान्वयन का अंतराल, इसको समझने से पहले मैं ये बात कहूंगा कि जिस भी आप क्षेत्र के रोजगार की बात करें, जिस भी क्षेत्र में आप अपने दरअसल एम्प्लॉयमेंट की बात करें, उसके लिए कुछ नीति होनी चाहिए, उसके लिए कुछ कानून होना चाहिए। और दुर्भाग्यवश मुझे ये बात कहते हुए कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो भी हो रहा कि हमारे देश में आज भी श्रम संहिता का स्पष्ट जो होना चाहिए ना स्पष्टीकरण वो नहीं है। मतलब ये कि रोजगार संबंधित जो एक कानून होना चाहिए स्पष्ट तौर पे नहीं है, और कई बार इसके ऊपर भी संसद में सवाल उठता है, और अगर आप संसद टीवी को फॉलो करते होंगे तो ये सवाल आपके जहन में भी आया होगा। तो ये बातें हैं। हालांकि ये जो श्रम संहिता 2020 है, इसमें भी बहुत सारे प्रावधान ऐसे आए हैं जो संभवतः किसी काम के नहीं है, है ना। वर्तमान समय में आपको एक तरीके से टू बी फेयर कहते हैं ना उसको, कि वास्तविकता पे ध्यान देना, ना कि आदर्शवाद पे। और इस तरीके से चूंकि जो कानून बनाया जा रहा है वो आदर्श स्थिति को देखते हुए कानून बनाया जा रहा है। मान लीजिए मुझे चाहे कि अगर ये दुकान भी खोलनी है तो उसके लिए ना जाने कितने प्रकार के लाइसेंस लेने की आवश्यकता होती है, जो कि कहीं ना कहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ये करता है, बाधा पहुंचाता है, और सिंगल विंडो सिस्टम जैसी परिकल्पनाओं से बहुत दूर जाता है। तो पहली बात तो ये कि हमारे देश में नीति नहीं है, मतलब कुछ उस तरीके से मतलब कहते हैं ना व्यापक कानून नहीं है, और जो कानून है भी वो बहुत ज्यादा लेंदी है, अगर मैं एक शब्द में ये कहूँ तो। लेकिन बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो संभवतः हमारे एम्प्लॉयमेंट को, हमारे जो दरअसल नियोक्ता है उनका ये करते हैं, प्रोत्साहन करते हैं, लेकिन उन नियमों का, उन नीतियों का प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट ना हो पाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारी व्यवस्था के लिए। इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन गैप भी देखने को मिलता है, जिसे हम कहते हैं नीति क्रियान्वयन अंतराल। अगली बात कही जा रही है क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन, और इसको मैं अगर मुझे एक शब्दों में एक एग्जांपल के माध्यम से बात बतानी हो तो गुजरात वर्सेस बिहार आप कर ले। क्योंकि मैं बिहार को इसलिए रख रहा क्योंकि मैं उस राज्य का निवासी हूँ। तो क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन कहने का आशय ये हुआ कि आज हमारे देश के जो जितने भी राज्य हैं, है ना, उन राज्यों में एक राज्य ऐसा है जो पूरे मतलब कि रोजगार के माध्यम में अपने पीक पॉइंट पे है ना। बहुत देश की अर्थव्यवस्था का एक आप कह सकते हैं रीढ़ है। जैसे आप जो भी कोस्टल एरियाज वाले राज्य हैं उसको देख लें, ऊपर से आप गुजरात से उतरते हुए आप महाराष्ट्र आ जाए, फिर केरल आ जाए, तमिलनाडु आ जाए, हैदराबाद आ जाए, फिर आप घूमते घूमते चले जाए तो कहाँ, बंगाल के पास। ये जो तटीय राज्य हैं इनके अंदर बहुत ज्यादा क्षमता है और रोजगार का एक बहुत बड़ा भाग वहां संलग्न है। इसीलिए बिहार के या मध्य भारत के जो लोग हैं वो दिल्ली आते हैं, या फिर गुजरात, या फिर नीचे आप पंजाब की भी बात कर ले, हरियाणा की बात कर ले। हालांकि पंजाब और हरियाणा के बाद आते ही कुछ अपवाद जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि इनके अंदर मतलब इनके राज्यों में बहुत ज्यादा रोजगार है तब जब ये समुद्री सीमा साझा नहीं करते हैं। तो ये बातें, हालांकि जब हम बात करते हैं, हालांकि उसको क्या कहते हैं, हाँ, स्टडी भी हुआ था इस बात को लेकर कि आखिर क्या भारत के जो दो राज्य हैं हरियाणा और पंजाब, क्यों यहाँ ज्यादा रोजगार है। तो इसका सीधा सा श्रेय कहीं ना कहीं जो 71 में क्या हुआ था, जहां से उत्पादन बढ़ा उसको क्या कहते हैं, लोग भूल गया मैं, खैर, तो उसका ये जाता है, उसका श्रेय जाता है। जयफली कह रहे हैं चाइना का युद्ध। चलिए, स्वागत है आपका जुड़ने के लिए। चाइना से युद्ध करने के मूड में है भारत अभी? मुझे नहीं लगता है। अच्छा 1972 की बात कर रहे हैं आप? नहीं, जिसमें उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ा उसको ग्रीन हरित क्रांति, देखिए मैं, हाँ वो तो है, मैं हरित क्रांति की बात कर रहा दरअसल, कि हरित क्रांति के माध्यम से ही जो भी पंजाब और हरियाणा है उसकी स्थिति बेहतर हुई। या यूँ कहने की हरित क्रांति के माध्यम से सबसे ज्यादा जो लाभ अर्जित किया, जिससे सबसे ज्यादा लाभ मिला, वो ये दो राज्य हैं। और आप ऊपर पूर्वी या भी कहले पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो एरिया है वो, तो ये थे। तो वही मैं कह रहा कि क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन में, क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक तरफ रोजगार बहुत ज्यादा हो रहे हैं, पीली क्रांति सरसों का दरअसल ये करा जाता नहीं, पीली क्रांति तिलहन क्रांति जिसको कह देते हैं हम लोग। जैसे अगर श्वेत क्रांति अंडा के लिए वो क्या दूध क्रांति के तौर पे देखते हैं, उसी प्रकार से पीली क्रांति को जहाँ तिलहन संबंधी जो भी चीजें हुई उससे संदर्भित किया जाता है। आप एक बार चेक कर लेना, मैं भी सेशन के बाद ये देख लूंगा। तो ये चीजें थी। तो वही कहा जा रहा है कि हम जो हमारा जो ये है ना क्या उसको कहते हैं, इंक्लूसिव और डेवलपमेंट को समावेशी विकास,
तो समावेशी विकास के लिए इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं उभर कर आ रहे हैं। आइए अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि रोजगार तथा आर्थिक विकास के उपाय क्या हैं। मतलब ये कि अभी तक तो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था इस प्रकार से बढ़ रही थी कि हम डॉलर में तो बढ़ रहे थे, कैपिटल में तो बढ़ रहे थे, लेकिन जो रोजगार सृजन की क्षमता है वो कहीं ना कहीं उस सापेक्ष या कल उस अनुपात में नहीं बढ़ रहा था। तो आइए अब हम ये समझते हैं कि अब क्या किया जाए। हमारा भारत सरकार या हम सामाजिक तौर पर किस प्रकार की मतलब कि उपाय करें जिससे कि दोनों ही चीजें बढ़े, है ना, जिससे कि विकास भी बढ़े, आर्थिक विकास भी और रोजगार सृजन भी हो। तो इस क्षेत्र में सबसे पहली बात कही जाती है कि जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हमारे देश में मूलभूत इकाई क्या है अर्थव्यवस्था के क्रम में, अर्थव्यवस्था के सापेक्ष एमएसएमई। तो सबसे पहले प्रयास जो है आपका ये होना चाहिए कि जो एमएसएमई है उसका बेहतर विकास हो। उसकी जो पारिस्थितिक तंत्र है वो परिवर्तन हो। परिवर्तन किस क्षेत्र में? पहली बात तो ये कि आपका जो ऑनलाइन का सेक्टर है, जो दरअसल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे आपका एमएसएमई अछूता न रहे, इस पे सरकार को काम करने की आवश्यकता है। और इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए सबसे पहले कि आपका जो ग्रास रूट लेवल पे गांव-गांव तक जो नेट की सुविधा है वो करनी होगी। हालांकि हो रहा है, भारत नेट कार्यक्रम, भारत नेट जो प्रोग्राम चल रहा है, भारत सरकार जो चला रही है, उसके माध्यम से ही कहा जा रहा कि हम दुनिया के ना कीजिएगा दुनिया के कोने कोने में पहुंचना, ये स्टार लिंक की दरअसल परिकल्पना है। भारत नेट प्रोग्राम के माध्यम से भारत के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें नेट जो है वो दरअसल पहुंचाने की बात कही जा रही है। तो वही कहा जा रहा है कि एमएसएमई पारिस्थितिक तंत्र में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और सबसे पहले तो ये कि आप उन्हें ऑनलाइन जोड़ सकें, जो आपका 6% ऑनलाइन ही है वो कर सके। दूसरी बात ये कही जा रही कि जो परिचालन के लिए जैसे सरकार के द्वारा जीएसटी में छूट दी जाती है, सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है, सरकार के द्वारा अन्य कई ऐसे प्रोत्साहन राशि दी जाती है जिसके माध्यम से वो व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ सके। लेकिन जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है, जो इसका क्रियान्वयन है, वो बेहतर तरीके से नहीं हो पाता है। और ये जो तमाम लाभ है, ये जो तमाम प्रयास हैं सरकार के द्वारा से, वो बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट जगत के महारथी लोग हैं वो लाभ ले जाते हैं। इस पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। दूसरी बात ये कही जा रही कि हमारे दौर में, वर्तमान दौर में जो बैंकिंग व्यवस्था है जिसके माध्यम से हम ऑनलाइन चीजों को आगे ले जा पाते हैं, वो भी प्रॉपर तरीके से हमारे ग्रामीण व्यवस्था में नहीं है। सीधे तौर पर ये कहा जा रहा कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना है। किस सेंस में? डिजिटल के सेंस में। किस सेंस में? बैंकिंग संबंधी चीजों में। अगर बैंकिंग संबंधी चीजों को ग्रामीण स्तर पर जोड़ पाएंगे, एमएसएमई के साथ जोड़ पाएंगे, तो सबसे पहली फायदा और प्रमुख फायदा वो ये है कि एमएसएमई को वित्तीय सहायता मिल पाएगी। जो लोन लेने की प्रवृत्ति है दरअसल, है ना, जो लोन वगैरह लेते हैं वो प्रॉपर तरीके से उनका मुहैया हो पाएगा। और किसी भी आर्थिक विकास के क्रम में विशेष तौर पे छोटे छोटे एमएसएमई की जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें इन्वेस्टमेंट का होना अत्यावश्यक होता है। और इन्वेस्टमेंट हो सकता है एक्सटर्नल करें, हो सकता है इंटरनल करें, या फिर उनको इस प्रकार का मंच प्रदान करें जहां से वो स्वयं आपके आर्थिक हिस्सा का आपके जो लोन वगैरह उसका हिस्सा बन सके। तो पहली चीजें ये रही। दूसरी बात ये कहा जा रहा है कि दूसरी बात ये कही जा रही है कि आपको एक प्रकार का ग्रुप बनाने की आवश्यकता है, जिसे हम आर्थिक मतलब इकोनॉमिक्स में क्लस्टर कहते हैं। क्लस्टर करने का मतलब क्या? एक सेकेंड। क्लस्टर कहने का आशय हुआ कि मान लीजिए जैसे बिहार की मैं बात करूं, बिहार में सबसे ज्यादा किस चीज का उत्पादन होता है? फिलहाल आपको मखाना ध्यान में आ रहा होगा, क्योंकि जो ये रहा बजट सत्र रहा था जिसमें बहुत मतलब कि कहें तो मखाना का बोलबाला रहा। तो अगर मान लीजिए भारत के एक ऐसे राज्य में जो बिहार है जहाँ मखाना बहुत बड़े पैमाने पर होता है, और मान लीजिए कुछ ऐसा ही उत्पादन राजस्थान, क्या नाम है, बंगाल में हो या फिर पंजाब में हो। एक डेटा में मैं आपको बताता हूँ, सबसे ज्यादा भारत में कौन एक्सपोर्ट करता है मखाने को, हाई क्वालिटी वाला? आप कहेंगे अगर उत्पादन बिहार कर रहा तो बिहार ही करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्सपोर्ट के सेंस में बात किया जाए तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हमारा हरियाणा या पंजाब, ये दोनों करते हैं एक्सपोर्ट के तौर पे, लेकिन उत्पादन कहाँ होता है? बिहार में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि भारत की जो बिहार है, वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जिसे हम कहते हैं प्रोसेसिंग यूनिट, वो नहीं है प्रॉपर तरीके से। मान लीजिए किसान ने आपको मखाना ये कर दिया, उत्पादित करके दे दिया, उसके बाद एक्सपोर्ट तक पहुंचने से पहले बहुत सारे उसमें क्रियाविधि होते हैं। उसमें जो खराब या यूं कह लें डी कैटेगरी का जो ये है मखाना है, उसको आपको छांटना होगा, उसको प्रोसेसिंग करना होगा। आपने देखा होगा कि जो क्या कहते हैं उसको, मतलब जब वो उत्पादन होता है पोखर में, आहार में, जो भी आप कह लें,
वो कुछ इस प्रकार से बंद डिब्बों की तरह होता है, उसको भी खोलना। मतलब ये कहा जा रहा है कि बिहार में ऐसा भी मशीन नहीं है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो प्रोसेस कर सके, जो पैकिंग कर सके, जो लेबलिंग कर सके। तो इन तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के कमी के कारण वहाँ के जो मखाना है वो दरअसल पंजाब हरियाणा वाले जो बड़े बड़े ये हैं वो मंगा लेते हैं और फिर वहाँ प्रोसेसिंग करके, वहाँ पे पैकिंग करके वो विदेश भेजते हैं। तो ये चीज़ें अगर, वही कहा जा रहा है कि सबसे पहले आपको क्लस्टर बनाने की आवश्यकता है। क्लस्टर मतलब मान लीजिए केतारी हमारे देश के अन्य हिस्सों में हो रही, दलहन हमारे देश के अन्य हिस्सों में हो रहा, तो सभी जो अन्य हिस्सों में हो रहा है उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए सरकार को कुछ काम करने होंगे, जो ऑनलाइन माध्यम से भी हो सकता है। अगर आप क्लस्टर बना लेंगे, इस प्रकार से लोगों को जोड़ लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके पास एक बहुत बड़ा मात्रा में एक मंच तैयार होगा। दरअसल ये बातें कही जा रही। तो इस प्रकार से अगर हम क्लस्टर या यूं क्षेत्र विशिष्ट क्लस्टर बना सके या स्थित कर सके तो चीजें बेहतर होगी, हम प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। अगली बात कही जा रही है कि जैसे मैंने कहा था चुनौती में कि स्किल नहीं है हमारी चीज में, तो वही कहा था कि कौशल शिक्षा एकीकरण करने की आवश्यकता है। मान लीजिए सभी जो वर्तमान समय पे हमारे जो ये हैं पाठ्यक्रम है, वर्तमान समय में जो हमारा सिलेबस है, वो सिलेबस इतना भी बेहतर नहीं है जिसके माध्यम से हम आने वाले जो हमारा ये है कॉर्पोरेट है उस जगह पर नौकरी पा सके। तो आपके सिलेबस का जो ये है डिफिनेशन, या के लिए आप ये भी कह सकते हो जो सिलेबस का ये है यंत्र तंत्र, उसको बदलने की आवश्यकता है। और बदलाव किस सापेक्ष होना चाहिए? बदलाव आपके स्किल के सापेक्ष होना चाहिए, बदलाव आपके जरूरत के हिसाब से होना चाहिए। यदि माने जाए मुझे साइंस पढ़ाया जा रहा है तो साइंस सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाया जाए कि ताकि मैं सिर्फ इतना जान सकूं कि हाइड्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन क्या होता है। आगे एक कदम आगे बढ़कर के ये भी बताया जाने की आवश्यकता है कि अगर आप इसको पढ़ने के बाद किसी भी प्रकार के मतलब ये कॉर्पोरेट में जाते हो तो इसके यूज कैसे करेंगे, हाइड्रोजन का यूज कैसे करेंगे। मतलब कुल मिलाकर के बात ये कही जा रही है कि व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ एकेडमिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी देने की आवश्यकता है, ताकि हम आने वाले जो हमारे पीढ़ी हैं, दरअसल जो हमारे बच्चे हैं या यूँ कह ले जो हमारे आने वाले छात्र हैं, उनको एक बेहतर पर्यावरण मिल सके काम करने का। क्योंकि नॉलेज होगा तभी आप काम कर पाएंगे, स्किल होगा तभी काम कर पाएंगे। सिर्फ जो रूट लर्निंग के माध्यम से तो चीजें ये बेहतर हो नहीं पाएगी। ऋतिक जी कह रहे हैं इंडिया इज द बेस्ट ऑफ द कंट्री, जीडीपी डजंट मैटर, जीडीपी पर कैपिटा इज मोर इम्पोर्टेंट। इंडिया इज द बेस्ट ऑफ डजंट मैटर पर कैपिटा मोर इम्पोर्टेंट। मैं जहां तक समझा, हाँ बताओ, आप एग्जाम्पल बताओ। पर कैपिटा मैटर नहीं करता है, मेरे हिसाब से पर कैपिटा मैटर करता है साथ में। शायद आप ये कहना चाह रहे हो कि जीडीपी मैटर नहीं करता है, जीडीपी डजंट मैटर, लेकिन पर कैपिटा इज मोर इम्पोर्टेंट। ये बात, हाँ, इस बात से मैं ज्यादा असहमत रखता हूँ कि जीडीपी आपका कुछ भी हो, अगर आपका पर कैपिटा ये नहीं है। जैसे भी भारत को मैं बता दूं पर कैपिटा इनकम कितना है, तकरीबन 17 से 18 हजार के बीच में है ना। लेकिन वही कहा जा रहा है कि यही 17-18 हजार की कैपिटा ना होती, हमारा मान लीजिए 2 ही ट्रिलियन हमारे ये होता, मान लीजिए इकोनॉमी ना होता 4.25 ट्रिलियन और 5 ट्रिलियन, लेकिन 25, 30, 50 के आसपास अगर हमारी पर कैपिटा इनकम होती तो हमारे देश की जो ये है दरअसल युवा वर्ग, जो हमारी सामाजिक आर्थिक तंगी है वो नहीं हो पाती। कोई बात नहीं, मैं समझ रहा, मैं आपके भावनाओं को समझ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, और ये बात सही भी है। और सही इसलिए भी है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा एग्जाम्पल के तौर पर मैं अभी बताया ही आपको कि बिहार का जो पर कैपिटा इनकम है एक तरीके से वो 5,000 समथिंग है, 5,300 समथिंग, आप देख लेना गूगल पे, यानी कि औसतन 5,000 है। वहीं दिल्ली का कितना है पर कैपिटा इनकम? 4 लाख है। कितना ज्यादा गैप है। एक साल में एक बिहार का व्यक्ति 5,000 पर मंथ कमाता है, जो कि आपका 500 प्रति मंथ भी नहीं है। अगर 500 भी कमाएगा तो 6,000 के आसपास आता है। वहीं आप दिल्ली जैसे राज्यों में देखें तो 4 लाख है, जो कि आप देख सकते हैं कितना ज्यादा ये गैप है। तो आपका ये सवाल, ये परिकल्पना, ये कंसेप्ट कि हाँ जीडीपी डजंट मैटर, मैटर क्या करता है? पर कैपिटा इनकम। मैं इस बात से सहमत हूँ, और ये इसी प्रकार के जो एक कंसेप्ट बेस्ड सवाल आए हुए पीवाईक्यू में, क्योंकि आपके सवाल के बाद मुझे वही बातें ध्यान में आ रहा था। खैर, तो हम ये देखने का प्रयास कर रहे छात्रों कि वर्तमान समय में हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत तेज गति से आगे बढ़ी है, लेकिन आगे बढ़ने के बावजूद भी रोजगार सृजन में पीछे क्यों रहे? हमने बातें कर ली क्यों रहे। अब ये बात करी जा रही है कि वर्तमान समय में रोजगार के साथ साथ आर्थिक
जो डेवलपमेंट है उसको कैसे हम लोग ये करें, उसको दोनों को एक साथ कैसे ये करें। उसी क्रम में पहली बात हमने कहा कि इस व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए, इस चुनौती को से निपटने के लिए आपको सबसे पहले एमएसएमई में काम करना पड़ेगा। दूसरी बात हमने कहा कि जो कौशल संबंधी हमारी सिलेबस है उसको फिर से डिफाइन करने की आवश्यकता है, जिसमें कि आने वाले समय में फिर से कोई एक ऐसा, मतलब जैसे मैंने अभी पढ़ाई किया है ना, जो भी क्षेत्र में, अगर इंजीनियरिंग हो चाहे कंप्यूटर कुछ भी हो, कॉर्पोरेट जगत में जाने के बाद फिर से मुझे पढ़ाई करना पड़ता है, जिसे हम ट्रेनिंग कहते हैं। तो ये बातें हजम नहीं होती। दरअसल बड़ा कॉर्पोरेट के बात ये कही गई थी, टाटा के द्वारा कहा गया था कि आज भी हमारा जो दोहरा प्रयास है, एक बार तो आप पढ़ते ही हैं, दोबारा सरकार को भी, सॉरी जो कॉर्पोरेट है उनको पढ़ाना पड़ता है। तो बहरहाल मुझे सरकार को कम समय में छात्रों को बहुत ज्यादा दबाव ऊपर ना, इसलिए सिलेबस को इस तरीके से आप ये करें, डिफाइन करें, ताकि समस्या ज्यादा ना हो, स्किल बेस्ड हो, ना कि ओनली कंसेप्ट बेस्ड, सॉरी ओनली रोड बेस्ड, रोड यानी कि रट्टम उस प्रकार का जो कहते हैं। बहरहाल एक बात और इसमें आगे कही गई थी कि जो पाठ्यक्रम बनाई जाती है, एक बार बना देने के बाद ना हम निश्चिंत हो जाते हैं। पाठ्यक्रम को एक बार डिफाइन करने के बाद इसका निरंतर फीडबैक होना चाहिए, और इसके लिए एक तंत्र बनाया जाए जो हमारे इस व्यवस्था को मतलब ये सिलेबस की इस व्यवस्था को फीडबैक के तौर पे ये देखता रहे, है ना, ताकि बाद में अगर किसी भी प्रकार के उद्योग साझेदारी संबंधी चीजें अगर आए तो बहुत ज्यादा चुनौती ना हो। बहरहाल अगली बात कही जा रही है कि यदि आपको अर्थव्यवस्था का डेवलपमेंट भी करना है और रोजगार भी सृजन करना है, तो इसके लिए आपको स्थानीय आर्थिक विकास को भी ध्यान में रखना होगा। और एमएसएमई की जब हम बात करते हैं तो मैंने कई दफा आपको ये बात कहा है कि हमारी तकरीबन 84% के आसपास जो एमएसएमई है वो ग्रामीण क्षेत्रों में है या टियर 2 या टियर 3 शहरों में है। तो जब हम इस एमएसएमई को बेहतर करने की बात करते हैं तो स्थानीय आर्थिक विकास का ध्यान में आना, स्थानीय आर्थिक विकास का केंद्र में आना स्वाभाविक है। और इस स्वाभाविक हाँ ऋतिक जी की ये बात तो है कि वर्तमान समय में हमारे सरकार के द्वारा, मैं ये नहीं मानता, हालांकि मैं इस बात से थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा, सरकार के द्वारा ध्यान तो दिया जाता है और इसीलिए न जाने कितने ही आप उंगली पे गिनते गिनते थक जाएंगे, योजनाओं का जो ये है ना कम नहीं होगा। लेकिन उन योजनाओं को महज लागू करना या यूं कह लो उन योजनाओं का घोषणा कर देने मात्र से व्यवस्थाएं नहीं सुधर जाती, डेवलपमेंट नहीं हो जाता। उन योजनाओं का बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करना भी सरकार की जिम्मेदारी है, जो नहीं हो पा रहा है फिलहाल। तो मैं ये कहूंगा कि सरकार के द्वारा जो रूरल डेवलपमेंट है उस पर बेहतर तरीके से काम करने की आवश्यकता है, इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है, ताकि कम समय में हम ज्यादा ये कर सके। हालांकि इसके पीछे भी कई वजह बताए जा सकते हैं, जिसमें भ्रष्टाचार है, जो हमारा तंत्र है वो बेहतर तरीके से ये नहीं कर रहा, पारदर्शी तरीके से आगे नहीं बढ़ रहा, ये चीजें हैं। नेता का भी वो रहता है, घूस वगैरह तमाम चीजें जो कि भ्रष्टाचार के अंतर्गत आ जाएगा। बहरहाल तो ये बात भी है कि डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। वही कहा जा रहा है कि स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ाना बहुत ही जरूरी है। न सिर्फ आप बड़े बड़े कॉर्पोरेट जगत को देखें। अगली बात कही जा रही है कि जिस प्रकार के जैसे नगर कौशल की बात करते हैं, और नगर कौशल में ये बातें कही जा रही कि मान ली जाए ये यहाँ एक ऐसा तंत्र है जहाँ गन्ने की बहुत ज्यादा खेती होती है, तो एक ऐसा तंत्र बनाया जाए जो गन्ने से संबंधित चीजों को ये करे। मान ली जाए कि हालांकि ये बहुत दूर की बातें बताई गई थी, लेकिन फिर भी समझने योग्य है। एक ऐसा लेबोरेटरी बनाया जाए जिसके माध्यम से ये बात मतलब स्थापित करने की बात करी जाए कि अगर गन्ना हो रहा तो गन्ना से किस किस प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। एक तो चीनी हो गया, पता नहीं और क्या क्या चीजें होती है। वही कहा जा रहा है कि इसी प्रकार के मतलब ये तो मैंने गन्ने की बात करी, मान लीजिए कहीं आलू ज्यादा होता है तो आलू से संबंधित कैसी चीजें होंगी, ताकि आप प्रॉपर तरीके से रिसर्च और डेवलपमेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजित कर सके। और रोजगार सृजन में सबसे पहली चीज जो है वो रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं है, रिसर्च और डेवलपमेंट भी है दरअसल वन ऑफ द रीजन। तो ये करिए। दूसरी बात ये कही जा सकती है, इसी से जुड़कर आप देख सकते हैं कि विकास केंद्र भी स्थापित करने की आवश्यकता है, विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर टियर 2 टियर 3 शहर है उसमें। जैसे अभी आप अगर मेरे से ऑप्शन के तौर पे पूछेंगे कि मान लीजिए मुझे एक सेकेंड बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये ट्रेंड ना 2020 के बाद आ रहा है। अगर आप हरियाणा से हैं, जैसा कि आपने थोड़ा सा सेंस दिया,
तो आप एक रिसर्च हुई थी वर्तमान दौर में, ललन कुमार कह रहे हैं कैसे हो भाई, राम राम, राम राम जी। ऋतिक जी, बात ऐसा है कि हरियाणा और पंजाब और राजस्थान, इनमें सरकारों के प्रति बहुत ज्यादा, सॉरी, सरकारी नौकरी के प्रति बहुत ज्यादा रुझान हुआ युवाओं का। इसके पीछे का वजह कोरोना काल को बताया जाता है, और ये चीजें बहुत पहले नहीं थी। आप 20 के पहले 18-15 में चले जाओ तो उतना ज्यादा नहीं था, लेकिन वर्तमान समय में रुझान बढ़ा, उसके पीछे का वजह। और एक बात भी कही जाती है कि जो हरियाणा और पंजाब है, इसमें युवाओं में जो नशा का लत है ना, वो भी भारत के अन्य हिस्सों से सबसे ज्यादा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकार की डेटा आई थी, उसमें ये बातें करी गई थी। तो ये बात है, और ये बात भी कही जा सकती है कि सरकार की जो रिक्तियां हैं वो इतनी नहीं है जितनी जितना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे वर्तमान समय में। चलिए, तो हम ये बात कर रहे थे कि रोजगार और अपने भारत के अर्थव्यवस्था को, दोनों को कैसे आगे बढ़ाएं। उसमें हमने 2-3 पॉइंट देखा था। अगली बात कही जा रही है उन्नत, सॉरी क्या है, उन्नत विनिर्माण को बढ़ावा देना। बिल्कुल, हाँ हाँ। और पंजाब इसलिए भी सबसे ज्यादा है क्योंकि वहाँ जैसे कहते हैं ना कि अगर आपके पास कम समय में ज्यादा पैसा आ जाता हो ना, तो कभी कभी आप इसको अपने ऊपर ना लें, मतलब स्वाभाविक तौर पे नहीं लेंगे। ये बातें कही जाती है कि पंजाब हरियाणा जैसे क्षेत्रों में जो हरित क्रांति हुई, उसके माध्यम से कम समय में ज्यादा पैसा आ गया, मैं अपने लहजे में कहूँ तो। और ज्यादा पैसा आना कई दफा आपके समाज के लिए, आपके भविष्य के लिए सही नहीं होता है। मतलब कम समय में ये बातें कही गई, और इसी का कारण है नशे का एडिक्शन। बिल्कुल बिल्कुल, और इसी का कारण है कि लोग नशे का एडिक्शन हो गए। क्योंकि नशा कब होता है, या तो बहुत रसातल वाले में स्थिति में, या फिर ऐसो जो ऐश मौज की जिंदगी होती है उसमें। पंजाब की स्थिति ऐसी है कि पैसे आने के बाद उस स्थिति में जो एडिक्शन है ना, वो बढ़ा नशे का दरअसल। तो ये चीजें हैं। अगली बात कही जा रही सामाजिक सुरक्षा का आधुनिकीकरण। मैं इस बात को एक्सप्लेन कर रहा साथियों कि हम वर्तमान समय में कैसे अपने अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के साथ साथ रोजगार सृजन को भी बढ़ा सकते हैं। उसमें ऊपर की बातें हमने करी। अगली बात कही जा रही है कि अगर आप ग्रामीण या यूं कहें सामाजिक सुरक्षा को और अपडेट नहीं करेंगे, आधुनिकीकरण के साथ नहीं जोड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं समस्याएं बनी रहेगी। आधुनिकीकरण का मतलब क्या? मतलब ये कि जो गिग वर्कर है ना, व्यापक गिग वर्कर की जो सुविधा है, जो उनके लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहती है, उनको और बेहतर करने की आवश्यकता है। उनको प्रॉपर तरीके से कोडिफिकेशन के अंतर्गत लाने की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हमारे देश में रोजगार जो ये नियोक्ता और ये है ना, वर्कफोर्स, इसके लिए प्रॉपर तरीके से कोई भी कानून नहीं है। और जो कानून है वो बहुत ज्यादा ये नहीं है, कंप्लीट कानून है, जिसके माध्यम से, जैसे मैं एक सवाल हमारे देश के पॉलिटिक्स में युवा क्यों नहीं है ना? देखिए, अगर मैं इसके ग्रासरूट से जाकर के अगर मैं इसके जवाब देना चाहूँ तो इसके कई मायने बताए जा सकते हैं। हमारे देश में ऐसा बात नहीं है कि युवा दरअसल पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन जिस मात्रा में होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये, राजनीति कब होती है? मैं सीधे तौर पे आपसे कहूँ कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको राजनीति में जाना है, तो सबसे पहले उसके लिए सबसे पहले आपको 2 चीजें चाहिए। और मैं बिहार से हूँ तो अच्छी तरीके से डंके की चोट पे कहता हूँ, या तो आप गुंडा बने, माफ कीजिएगा मैं वो शब्द ही कर रहा, मतलब यहाँ स्वीकार, लेकिन फिर भी समझाने के तौर पे कह रहा। गुंडा कहने का मतलब ये ना कि आपका धौस हो, धौस इन द सेंस आप आर्थिक रूप से सशक्त हो, आप जिसको चाहें जिस भी मायने में आप चाहें मतलब झुका सकते हैं। कुल मिलाकर बात ये कही जा रही है कि वर्तमान समय में जो राजनीति की गेट है, हमें जो गलियारा है, वो सही लोगों के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, और इस बात को स्वीकार हम सभी को करना चाहिए। अपने ये बात को पुष्टिकरण करने के लिए मैं एक डेटा देता हूँ। बातें ये निकल कर आई कि हमारे देश में तकरीबन जितने भी पार्टियां थे, कुल मिलाकर के 97% से ज्यादा लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से गंभीर प्रकार के आरोप है। गंभीर प्रकार के आरोप हैं। मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रहा ऋतिक जी, है ना, आपके इस इमोजी से मैं समझ गया। तो वही कहा जा रहा है कि जो 97% के आसपास ये चीजें हैं, मतलब लोग किसी न किसी प्रकार से उनके ऊपर FIR, चाहे रेप का हो, चाहे धांधली का हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो। तो कुल मिलाकर बात ये कहेगी कि
आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, या तो आर्थिक रूप से सशक्त हो या फिर आपका विचार इतना बेहतर हो, सामाजिक रूप से आप कितनी बेहतर स्वीकारता हो, मान्यता हो, जिससे लोग आपसे प्रभावित हों। तो दूसरे वाले में तो स्वाभाविक तौर पे अभी उतना ज्यादा नहीं है। और जो होंगे जिनका प्रभाव समाज के ऊपर रहता है, आप यकीनन देखिए राजनीति में नहीं जाते हैं। आप उठाकर देख लिए जो भी एग्जाम्पल रहा हो। या आई एम डूइंग यूपीएससी प्रिपरेशन। तो ये बातें हैं। तो इसलिए हमारे देश के युवा ना वो नहीं जा पाते, क्योंकि युवा हैं, उनको बहुत ज्यादा समाज का एक्सपोजर है नहीं, ना गुंडा इस प्रकार का एक्सपोजर है, ना ही आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा ये है, तो नहीं जाते। और जिनके पास पैसे हैं वो जा रहे, गलत तरीके से जा रहे। तो आपके सवाल का जवाब ये हो सकता है कि प्रॉपर तरीके से जो हमारा गलियारा, जो मंच जैसे मिलता है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये कह दूं, मान लीजिए कितने भी, अभी आप ये देख लें, मैं अभी आप 10 साल के पीछे चले जाएं और लिटरेसी रेट देखें हम अपने नेताओं का, तो तकरीबन 5 से 7% तक ही ऐसे थे जो तकरीबन जो दरअसल 10वीं पास थे, या जिसे हम लिटरेसी ये कहते हैं। हाउ मच टफ, व्हाट आई से अबाउट यूपीएससी, इट्स डेफिनेटली इट्स टफ, आई वुड से इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव, है ना। हाउ आई डोंट हैव पैरामीटर जिसे मैं बता सकूं, बट हाँ ये बहुत मुश्किल है। बट हाँ, इफ यू विल डू in a way, in a good manner way, definitely you will get chance to be serve your country through UPSC. Got it? If you are thinking, यदि आप सोच रहे हैं कि आपको भी इधर आना चाहिए, तो बिल्कुल आप आए। बहरहाल, तो हम इस प्रकार हम इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे छात्रों की, रोजगार और आर्थिक जो बढ़ोतरी है, आर्थिक विकास है, दोनों एक साथ कैसे आगे बढ़े, इसमें हमने काफी बातें करी। अगली बात कही जा रही है ग्रामीण उद्यम विकास को एक तरीके से बेहतर करना, या यूं कहें तो सरलीकृत विनियमन। मतलब ये कि जो भी छोटे छोटे उद्योग हैं टियर 2 टियर 3 शहरों में, ग्रामीण इलाकों में, उन छोटे छोटे उद्योगों के ऊपर इतना ज्यादा कानून ना लादा जाए, ना दरअसल उनको कानून के जंजाल में फंसाया जाए, जिससे कि वो परेशान होकर अपने इस व्यवस्था को छोड़ दें। और ऐसा देखा गया है आज हमारे देश के छोटे छोटे क्षेत्रों में बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से उद्योग का न फलना फूलना भी एक कारण है कि सरकार के बहुत ज्यादा दबाव होता है। दूसरी बात, वहाँ के जो लोकल नेता हैं, लोकल जो गुंडा लोग हैं, दरअसल फिर से मैं ये सॉरी फॉर दिस, बट हाँ, तो इस प्रकार के लोगों से वो परेशान होकर के छोड़ देते हैं। यू आर डूइंग सेल्फ स्टडीज फॉर यूपीएससी और प्रिपरेशन थ्रू द कोचिंग सेंटर। राइट नाउ आई एम on the basis of self study, but there are some scenarios where I am using coaching like optional and some kind of test series basically, but 90% मैं सीधे तौर पे ये इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि आज के दौर में ना आपको कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन के जमाने में टेलीग्राम आपके पास है, तमाम चीजें उपलब्ध हैं, तो वहां से आप मदद ले सकते हो। और मदद लेने को अब अगर आप सेल्फ स्टडी कहते हो, तो मैं 100% मतलब 100% सेल्फ स्टडी के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन यूट्यूब की भी एक बहुत बड़ा वो रहता है मेरे जहन में, मेरे प्रिपरेशन में योगदान। सॉरी। अगली बात, हाँ मैं वही कह रहा कि जो ग्रामीण प्रकार के उद्यम है, उसमें उनको बेहतर करने की आवश्यकता है। और बेहतर कैसे करेंगे? डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ करके उसको बेहतर कैसे करेंगे? सॉरी, जैसे ग्रामीण परिवेश में कृषि व्यवस्था आधारित चीजें आगे रहती है, तो कृषि को आप दरअसल तकनीक के माध्यम से जोड़ें। नवीकरणीय ऊर्जा जैसी जो संबंध चीजें हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा उसमें स्थान दें, क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा का अगर स्थान जहाँ है, वहाँ बहुत ज्यादा ये होता है कि क्या कहते हैं उसको, तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा आता है। मान लीजिए मेरी एक ऐसी कंपनी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी है, और साथ ही साथ हरित ऊर्जा संबंधी चीजों को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, जिसका भविष्य बहुत बेहतर है। तो जिसका भविष्य बहुत बेहतर होता है, जिस भी व्यवस्था का, उस व्यवस्था में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। गवर्नमेंट मेड इंडियन पीपल more dependent on government schemes, and state of the government should use their funds for increasing jobs in India. Definitely, और ये उन नेताओं की आप धूर्तता कह लें या दूरदर्शिता कह लें, ये आप खुद पे ये करेंगे। कई बार ये बातें इसलिए निकल कर आती है कि अगर आप अपने समाज को, हालांकि मैं छोटे स्तर पे ये बातें कह रहा, बड़े स्तर पे ऐसा नहीं रहता होगा, कि नेताओं की एक कहते हैं ना, कई दफा एक चाल होता है कि आपको किसी भी तरीके से गुमराह करके रखना है, ताकि आप उनके जरूरत के हिसाब से, आपका नेताओं का जरूरत आपके जीवन में बना रहे। इसके लिए वो जो चाहे वो कर सकते हैं। इसके लिए ये कहा जा रहा है कि वर्तमान
हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। बट अगर ये 60% हमारे गवर्नमेंट फंड में जा रहा, वैसे मैं इस डेटा से अवगत नहीं हूँ, अगर आपको अगर मैं मान लूँ, तो विशेष तौर पे जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता है ना, कहते हैं नीडी पर्सन, जिनको मिलना चाहिए बेहतर तरीके से उनको नहीं मिलता है। और गलत तरीके से, जैसे एक डेटा मैं आपको बताता हूँ, ये जो मनरेगा चलता है उसमें तकरीबन 10 करोड़ के आसपास ऐसे लोग थे जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब सोचिए 10 करोड़ लोगों को सरकार की धनराशि जा रही है जिनका कोई यही नहीं है, मतलब वो अस्तित्व में है ही नहीं, ना उनका जन्म हुआ, ना मृत्यु, जन्म नहीं हुआ तो मृत्यु कैसे होगा, मतलब गलत तरीके से, फ्रॉड तरीके से उनका नाम को, उनका आधार कार्ड बना लिया गया, जो भी चीजें हैं वो करी गई है। तो इस प्रकार से दरअसल यही होता है कि जो रियल में 10 करोड़ लोगों की जरूरत होनी चाहिए तो उनको दरअसल नहीं दे पाया। तो इस प्रकार से सरकार के द्वारा आवंटित धनराशि का गलत उपयोग होता है, जिसमें आपने ये बात कही कि 60% से ज्यादा हम गवर्नमेंट स्कीम में लगाते हैं लेकिन फिर भी रोजगार वगैरह आगे नहीं बढ़ पाता है। उसके पीछे का वजह यही है कि नीडी पर्सन तक नहीं जाता है, जिनको जरूरत है वहां नहीं जाता है। तो ये रहे आपके सवाल के जवाब। चलिए कुछ और आखिरी बातें कही जा रही। दरअसल हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत सरकार को क्या उपाय किया जाना चाहिए जिससे कि हमारे अर्थव्यवस्था का भी विकास हो और रोजगार का भी सृजन हो। इस क्रम में अगली बातें हरित व्यवस्था और नौकरी परिवर्तन। हरित व्यवस्था कहने का आशय क्या, जिसमें हरित ऊर्जा का स्थान हो, इन्वॉल्वमेंट हो। चलिए तो ये चीजें हैं। तो ये हालांकि अंत में ये बातें भी कहकर आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि जब तक, चूंकि हम बात करते हैं कृषि व्यवस्था की, है ना, आप हम अपने इंडस्ट्रियल एरिया की, लेकिन सर्विस सेक्टर को भी आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है। विशेष तौर पर हम स्वास्थ्य सेवा की बात कर लें, पर्यटन की बात कर लें, शिक्षा की बात कर लें, ये तमाम चीजें दरअसल सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आती है। लेकिन हम इसके उच्च विकास वाले जो तकनीक होने चाहिए उसका हम अभाव है, उसका ज्यादा यूज नहीं हो रहा हमारे समाज में। एक सेकेंड, खैर चलिए, तो ये थे प्रयास दरअसल जिसे हमने समझने का प्रयास किया कि हमारे देश में आज अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहतर होने के बावजूद भी रोजगार का जो समस्या है वो क्यों बनी हुई है। इसके अगर आप पूरे सेशन को देखेंगे तो निस्संदेह आप इस सवाल के जवाब से अवगत हो पाएंगे। अंत में हमने ये भी देखा कि हम कैसे वर्तमान अर्थव्यवस्था के आधार को आगे बढ़ाएं जिससे हमारे सरकार के द्वारा किए गए कार्य का बेहतर परिणाम निकले, साथ ही अर्थव्यवस्था की वृद्धि के साथ साथ रोजगार का भी सृजन हो, उसके भी उपाय को हमने देखा। मुझे उम्मीद है आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आप आज के सेशन से जरूर लाभान्वित होंगे। मिलते हैं कल अपने निर्धारित समयावधि के साथ। अगर आपका इससे जुड़ा कोई सवाल है तो आप सवाल बताएं। मेरी निगाहें फिलहाल अभी चैट बॉक्स पे। They will not allow foreign companies to come in India. Why not? क्यों नहीं करेंगे? ही इन द सेंस गवर्नमेंट को आप कह रहे हैं कि वो अलाउ नहीं करेंगे। बिल्कुल करेंगे और किया भी है। अभी जैसे कि मैं बता दूं, रक्षा के क्षेत्र में पूरे तरीके से, शिक्षा के क्षेत्र में पूरे तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरे तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सरकार के द्वारा वर्तमान समय में कुछ ऐसी नीति में बदलाव हुई है, पॉलिसी में बदलाव हुआ जिसके माध्यम से फ्यूचर बेहतर दिख रहा। ये अमेरिका ना किसी का था, ना किसी का है और ना किसी का होगा। तो ये चीजें मैंने कई बार भी कहा, वर्तमान घटना के पहले भी। और मौका परस्त इंसान है अमेरिका, जो भी रहे। ये अमेरिका के अभी ट्रम्प की बात नहीं है, हालांकि आप ये देखें ना, ट्रम्प के जो भी उल्टा पुल्टा जिसम रहे हैं उससे उनका मुंह की खानी पड़ी है। शुरुआती के दौर में आए और जितने भी गैर जो मतलब कहते हैं घुसपैठिए थे उनको बाहर निकाला, उससे भी उनकी दरअसल इन्वेस्टमेंट कमा। दूसरी बात, जो बड़े बड़े मात्रा में बड़े अमाउंट में जो टैक्सेस बढ़ा है उसका भी उनका नुकसान होगा। और चाइना के ऊपर, हालांकि चाइना ने तो भी बदले में ये कर दिया। और अभी देखिए, आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान समय में जो भी कदम उठाए गए थे ट्रम्प के द्वारा अमेरिका के सापेक्ष में, अर्थव्यवस्था के सापेक्ष में, वो फिर से रिवर्स कर दिए गए हैं। जो बढ़ाया गया था, क्योंकि उनको पता है
अब वो समय नहीं रहा कि आप जो भी दादागिरी करेंगे और आपके दादागिरी को सह लिया जाएगा। वर्तमान समय में भारत, चाइना, रसिया और भी ऐसे बहुत सारे ऐसे हमारे अर्थव्यवस्था हैं जो आपको टक्कर दे सकता है। चाइना भी और रसिया इसमें अग्रणी है। आने वाले समय में भारत भी है। हालांकि अर्थव्यवस्था के तौर पे भारत को बहुत आगे बढ़ने की आवश्यकता है। He wanted to shift all the foreign companies from China to USA. That's why he introduced high tariff to China. ये बात आप सही सोच रहे हैं, लेकिन वर्तमान में मैंने इस सारे डेटा को पढ़ा है और मैं चूंकि मुझे जो भी बड़े बड़े कंपनीज हैं या यू कहने जो इस प्रकार के न्यूज को कवर करते हैं, मैं उनके डेटा को पढ़ा जिसमें बातें ये आई कि अमेरिका के द्वारा जैसे ही ये सब स्टेप लिए गए, उनकी जो शेयर मार्केट है वो गिरी। दूसरी बात, उनकी जो अर्थव्यवस्था कमजोर हुई। और चाइना की अगर बात करें, एक सवाल मैं ये करने का प्रयास कर रहा हूँ आपसे। आपने ये बात सही कही कि अमेरिका ये चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। जैसे अभी जो एप्पल के सीईओ थे ना, हाँ, टिम कुक, उनको जो एक प्रेशर डाला जा रहा है अमेरिका के द्वारा कि आप जो भारत जा रहे हैं, क्योंकि अभी चाइना +1 की नीति पूरी दुनिया में चल रही है। यानी कि जो भी बड़े बड़े कंपनीज या मैन्युफैक्चरर हैं, चाहे वो सर्विस सेक्टर को या फिर हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर, जो जिन भी चीज के रहे हों, उनको चाइना के अलावा भी एक ऐसा देश चाहिए जहां वो तमाम तरीके से अपनी स्थिति को बेहतर कर सके। और इस सापेक्ष में भारत से बेहतर कोई दुनिया में ऑप्शन नहीं मिल रहा। इसलिए बड़े बड़े जो कंपनीज है, जैसे कि अभी एप्पल, हालांकि एप्पल की बातें अभी नहीं हुई है, ये 2-3 साल पहले कोरोना काल के बाद ही 22-23 के आसपास से ही ये शुरुआत हो रही थी कि ये एप्पल है वो बड़ी कंपनी हमारे बेंगलुरु में लाएगी, और हुआ भी था ऐसा, है ना। हमारा जो ये है बेंगलुरु वाला जो हिस्सा है, दरअसल उसमें ये बातें भी कही गई थी कि बहुत बड़े पैमाने पे आईफोन का ये हुआ, जिसका एक्सपोर्ट विदेशों में हुआ। लेकिन सवाल ये है कि आज भी हम आपूर्ति श्रृंखला का उस तरीके से हिस्सा नहीं बन पाए हैं जिस तरीके से होना चाहिए, और चाइना इसमें बहुत अभी आगे। आपूर्ति श्रृंखला क्या होती है मैंने बताया है। He wanted to shift, ये बात जो आप कह रहे हैं कि फॉरेन कंपनी को चाइना कभी भी ऑप्शन नहीं हो सकता, मतलब कि ये अमेरिका कभी भी ऑप्शन नहीं हो सकता, इंडिया का कभी भी ऑप्शन नहीं हो सकता चाइना का। क्यों, मैं बताता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ये बता दूं, अभी अगर एक आईफोन बनाया जाए, अगर भारत में आईफोन बनाया जाएगा तो तकरीबन जो डेटा आई थी कि $1200 के आसपास ऐसा कुछ है ना, $1200 के आसपास कुछ पड़ेगी, मतलब एक आईफोन को बनाने में। दूसरा, अगर चाइना में अगर कोई आईफोन बनता है तो वहाँ औसतन $1000 पड़ेगा। वहीं अगर आप यहाँ देख ले, अमेरिका में अगर कोई एक मतलब कि आईफोन बनती है तो उसकी जो कीमत होती है वो 3300 मतलब $3500 के आसपास पड़ेगा। यही सोचिए, आप ये सोचिए कि अगर एक वस्तु जो 100 रुपये में बनकर तैयार हो रही, वहाँ कोई कंपनी जाना चाहेगा, या फिर वहाँ जहाँ 1000, स्वाभाविक तौर पे वहाँ जहाँ तकरीबन कम ये चीजें हों। तो इसके सापेक्ष में कभी भी चाइना को रिप्लेस नहीं कर सकता अमेरिका, कभी भी भारत का रिप्लेस नहीं हो सकता अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में। तो भले ही मैं एक बार सीधे तौर पे ये कह दूं, जो टीम कुक है वो आएंगे तो भारत में, ये बात तो तय है। लेकिन अमेरिका के जो माफ कीजिएगा, जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा इस प्रकार का वक्तव्य देना एक तरीके से भारत के ऊपर प्रेशर बनाना है कि अगर आप मेरे से ज्यादा ऊपर जाना चाहोगे तो मैं इस प्रकार से दबाव बना सकता हूँ। हालांकि इस दबाव के क्रम में आपने सुना होगा हमारे जो एस जयशंकर जी हैं उन्होंने किस तरीके से जवाब दिया, है ना। अब वो भारत नहीं है कि आप कुछ भी करेंगे और भारत सर झुका करके सुनेगा देखेगा, ऐसा नहीं है। अब भारत में वो क्षमता है, शक्ति मतलब फिजिकल शक्ति क्या होगी, आपने एक सप्ताह से देखा, पाकिस्तान को दिखाया, पाकिस्तान के माध्यम से दुनिया को दिखाया। आर्थिक शक्ति में मैं ये कहूंगा कि काम करने की आवश्यकता है, बहुत पोटेंशियल है भारत की इकोनॉमी में, जो कि संभवतः अभी यूज होना बाकी है। तो कुछ ये इस प्रकार से आपके सवाल के जवाब दिए जा सकते थे। अगर कोई और सवाल हो तो आप बताएं। और ऋतिक जी, संभवतः अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए साथियों, मिलते हैं कल अपने निर्धारित समयावधि के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
and Subratri, and thanks for watching, guys. Exactly, exactly. India is the largest number of youth all over the world, and और ये जो नंबर है, दरअसल ये जो तमगा है कि हम सबसे ज्यादा वो 2050 के आसपास तक रहने वाले, इनफैक्ट 2052 के आसपास तक। तो ये आने वाले 25 साल भारत के लिए बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो वर्कफोर्स है ना, अभी मैंने आपको बताया था, अभी था कि हमारे देश में तकरीबन 56 से 57 करोड़ के आसपास ये चीजें हैं, मतलब वर्कफोर्स है, उसमें से 40% ऐसे युवा हैं। एक बात और, मैं शायद नोट किया था कहीं पे, पर मुझे ध्यान में है कि हमारे देश के जो युवा है ना, 1/3 यानी कि 1/3 युवा ऐसे युवा हैं जो ना तो पढ़ाई कर रहे हैं, ना वो किसी प्रकार का रोजगार कर रहे हैं। मतलब 100 में से 33 युवा ऐसे हैं जो न पढ़ रहे ना काम कर रहे हैं, निठल्ले इधर से इधर घूम रहे हैं। तो ये कुछ डेटा थी जो संभवतः आपको अपने समाज को समझने में मदद करता है, आपके अपने अर्थव्यवस्था को देखने में, समझने में मदद करता है। जयफली जी अब आ गए, चलिए स्वागत है आपका। क्या कर रहे हैं? तो कर रहे हैं। कौन बोल रहा है कुछ कर नहीं रहा है? चलिए आपका भी स्वागत है। और सबसे ज्यादा इंडिया में देख के तो बिहार स्टेट में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है, एग्जैक्टली है। तो बिहार जो भी ये है ना, हाँ मैं समझ गया था। शुड बैन इंस्टाग्राम और आईडी लाइक चाइना एंड रसिया। चाइना और रसिया बैन इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शन है ना। मैं अगर आपको कह दूं किसी भी प्रकार से कि आपको रोटी नहीं खाना है, तो आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए ना कि हाँ चलिए मैं रोटी नहीं खा रहा, बट मेरे पास पाव रोटी होनी चाहिए, आई मीन कुछ और होनी चाहिए, जिसके माध्यम से मैं अपना ये कर सकूं। भारत और भारत के युवा इतना ज्यादा अभ्यस्त हो चुके हैं सोशल मीडिया में कि आज अगर 2 दिन उनको रोटी ना मिले तो किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर 2 दिन उनका मोबाइल ले लिया जाए, 2 दिन उनको इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जो भी सोशल मीडिया है, अगर उनसे दूर कर देंगे तो निस्संदेह उनके ऊपर तबाही आ जाएगी। तो रीति जी अभी बैन करने का ऐसा कुछ है नहीं, पर हाँ जिसके सब्स्टिट्यूट है, जो बहुत ज्यादा हमारे इसके साथ छेड़खानी करेगा, हमारे देश के सिक्योरिटी के साथ, वो होगा टेलीग्राम, नहीं क्या नाम है उसका, टिकटॉक बैन हुआ, और भी ऐसे कई ऐप थे। जीएफ पटा रहा है 3% लोग। चलिए तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ के गवर्नमेंट से? किस बारे में? शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि सबसे ज्यादा इंडिया में देखते बिहार में मोबाइल के लिए तो सोना बाबू किससे करेंगे? ऋतिक जी कह रहे हैं कि इंडिया कैन इजिली मेक अल्टरनेटिव ऑफ दिस सोशल मीडिया। बिल्कुल बिल्कुल, जब भारत अपने शक्ति का प्रदर्शन अंतरिक्ष में कर सकता है तो ये तो छोटा चीज है ना। फिर ये तो छोटा चीज है, ये तो कर ही सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। आपका एक सवाल समझता जो आपने ये पूछा कि बिहार में, अच्छा बिहार के सापेक्ष में समझता आपका ये सवाल है कि बिहार में इतना ये चीजें हो रही है, इसको कैसे रोका जाए? अजय फली जी कह रहे हैं मजे तो 3% वाले ले रहे हैं। हाँ जो मजे ले रहे हैं वर्तमान में, आने वाले समय में सजा भी भुगतेंगे, है ना। तो डेफिनेटली आपका जो सवाल है कि वर्तमान समय में जो जॉब ब्राइट हो रहा है, इतने जो घूस हो रहे हैं, धांधलियां हो रही, इसका क्या उपाय अपनाए जाने चाहिए? मैंने कई बार संभवतः आपने एक बार और इस सवाल का आई मीन सवाल किया था।
अंततः कुल मिलाकर के एजुकेशन, जागरूकता और बेहतर नीति तक ही पहुंचता है। जो भी मैं बातें कहूंगा उसको मतलब 3 पॉइंट में आप समझ सकते हो। पहली बात तो ये कि जागरूकता लाने की आवश्यकता है, जो कि हम जैसे जो युवा है वो जागरूक हो सकते हैं। दूसरी बात, सरकार के द्वारा जो नीतियाँ लाई जाती है उसका बेहतर इम्प्लीमेंटेशन हो, और अगर नीति नहीं है तो बेहतर नीति लाया जाए। जैसे अभी हमारे बिहार की मैं बात करूँ तो अगर कोई पकड़ा जाता है इस प्रकार का जॉब ब्राइब में या फिर पेपर लीक जैसे मामलों में, तो कोई विशेष उनके लिए ये नहीं है, है ना। व्यापक तौर पे एक ऐसा हमारी विधानसभा जो है वो दरअसल कानून बना सकती है कि आने वाले दिनों में किसी भी प्रकार के इस प्रकार के अगर आप कुकृत्य में पाए जाते हैं तो निस्संदेह आपको 10 साल 12 साल जो भी एक का प्रावधान है वो होना चाहिए। एक चीज ये भी होती है कि आपके मतलब जो ये होते हैं इस सवाल का जवाब मैं इस प्रकार दूंगा कि हमारे देश में ना सेंस ऑफ सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा तवज्जो दिया जाता है, और इसका जो परिणाम है या यूं कह लीजिए इसका जो एक परिदृश्य एग्जाम्पल है, दृष्टांत है, आपको एग्जाम्पल आपके अपने समाज में देखने को मिलता होगा। आज जैसे कि मैं ये कह दूं कि जैसे मेरे पास 2 ऑप्शन है। मेरे पास मान लीजिए मेरे पास 5 लाख रुपए है ना, और 5 लाख में मुझे एक स्टार्टअप करना है। एक ऑप्शन मेरे पास स्टार्टअप करने की है, दूसरी तरफ कोई सरकारी नौकरी मिल रहा। सरकारी नौकरी स्वाभाविक तौर पे हमारी पहली प्राथमिकता होगी, क्योंकि हम इस प्रकार की स्वीकारता जो है ना, स्टार्टअप हो, अपना उद्यम हो, अपना रोजगार हो, अपना दरअसल जो भी चीजें आप कह लें, स्वीकारता नहीं है आपके समाज में, आपके घर में इस बात को नहीं कहेंगे कि बात ये जरूरी है कि आप नौकरी करोगे प्रति माह आप 30,000 ले पाओगे, है ना, 5 लाख में। लेकिन वही 5 लाख अगर अपने इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, आप अपना रोजगार सृजन करेंगे, तो दिन का मतलब महीने का तकरीबन 40 50 60 लाख भी पहुंच सकता है, ये संभावना है। लेकिन चूंकि हमारे देश में स्वीकारता नहीं है स्टार्टअप जैसे मानसिकता का, तो कहीं ना कहीं ये चीजें अब पिछड़ जाती है। दूसरी बात ये कही जाती है सोशल एक होता है ना पावर। जैसे आप अगर एक नौकरी वाले व्यक्ति हैं तो कहीं ना कहीं आपकी एक प्रतिष्ठा होती है, जो कहीं ना कहीं पता नहीं किस प्रकार का प्रतिष्ठा होगा। मान लीजिए आप अपने एक ऐसा व्यक्ति जो प्रति महीने 1 लाख रुपया कमा रहा, और एक ऐसा व्यक्ति जो सरकारी नौकरी में रह करके 30,000 कमा रहा। हमारे समाज की स्वीकारता 30,000 वाले व्यक्ति को इसलिए ज्यादा दी जा रही क्योंकि उनके पास सिक्योरिटी है कि हाँ 30,000 आ रहा तो आ रहा, आने वाले दिनों तक आते रहेगा। लेकिन स्टार्टअप में चूंकि ये सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी बनी होती है, इसके वजह से स्वीकारता कम हो जाती है, और अंततः हमारा जो विचार है नौकरी की तरफ मुड़ जाता है, और फिर उसके लिए घूस देना पड़े चाहे जो भी देना पड़े, क्षमता चीजें रहती है। बहुत सारे सवाल आ गए, मैं एक बार देखना पड़ेगा एक एक करके। सब गंदे हैं केजरीवाल ने बोला था, गधे हैं सॉरी। केजरीवाल साहब तो अभी पता नहीं कहाँ दिख नहीं रहे हैं। गवर्नमेंट चपरासी जॉब हो तो ब्यूटीफुल वाइफ, ये बात भी है कि अगर आप अपने जीवन साथी के तौर पे देखें तो मैं अब मैसेज अभी थोड़ा सा देर होगा देखने में, आप डिलीट ना करें। चपरासी हो तो ये भी बात कही जा रही है। मैं उन स्टूडेंट के बारे में बोल रही जो इंटरेस्टेड नहीं है स्टडी में, बट जॉब। हम्म। ये भी करते हैं। हाँ ये बात भी है, और ये चीजें दरअसल इस पीढ़ी के बाद ना जो भी जेनजेट हैं, उनके बाद की जो पीढ़ी है उनके साथ ये व्यवस्थाएं या यूं कह लीजिए चिंताएं कम रहेगी। जैसे आज मैं या यूं कहें तो अगर मैं किसी भी प्रकार का उद्यम करना चाहूँ तो 60% मानसिकता कहीं ना कहीं स्वीकार हुई है। आई मीन जो स्वीकारता है स्टार्टअप का वो बढ़ा है। आई हैव सीन सम स्पीसीज ऑफ मोदी, वो कह रहे थे कि ऋतिक जी कह रहे हैं कि मोदी जी का ये स्वीकारता है कि वो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, है ना। और फिर आप ये कह रहे हैं कि भाई वी हैव अनएजुकेटेड पीएम। इसका मतलब है कि आपके डेफिनेशन में एजुकेटेड होने का मतलब है कि इंग्लिश आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है डेफिनेशन में कुछ एरर है। डेफिनेशन
ये ऋतिक जी कह रहे थे, अली जी नहीं कह रहे थे। तो ऋतिक जी बात ऐसा है, आप ये कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए तो मैं ये कहूंगा कि डेफिनेशन में ये चीजें नहीं होनी चाहिए जो जैसा आपका डेफिनेशन से झलक रहा है कि इंग्लिश का होना। लेकिन हाँ, एक सवाल जो मुझे ऐसा लगता है कि हम पीएम नहीं चुनते हैं, है ना। हम किसी भी प्रकार के पोस्ट के लिए किसी व्यक्ति को नहीं चुनते हैं। दरअसल हम अपने समाज को, अपने देश को राजनीतिक रूप से कोई ये कर सके, आई मीन एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे समाज को आगे ले जा सके, उसके लिए दरअसल हम एक व्यक्ति को चुनते हैं जिसे हम पीएम कह रहे हैं या कुछ भी कह रहे हैं। और एक अगर आप पॉलिटिकल वे में देखेंगे तो पीएम की चुनाव कभी नहीं होता है। आपने ये सोचकर वोट नहीं दिया कि दरअसल पीएम दरअसल मोदी बनेंगे। वो तो हमारी संवैधानिक इस प्रकार की चीजें हैं। डेफिनेटली राइट नाउ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, क्या नाम था ऋतिक जी, कि दरअसल हम एक ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो हमारे समाज को एक लीडर के तौर पे, आई मीन हमारे समाज को एक नेतृत्व कर सके। और नेतृत्व में एजुकेशन का होना बहुत जरूरी नहीं है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे ऐसे नेताओं का बात कर, माफ कीजिएगा, ऐसे जब इतिहास पढ़ेंगे आप, बहुत सारे ऐसे राजा हुए जो इलिटरेट थे, आई मीन किसी भी प्रकार की शिक्षा उनके समक्ष नहीं थी, लेकिन इतिहास के पन्नों में न जाने कितनी बेहतर बेहतर काम किया वो। बहुत ज्यादा इन्होंने अपनी जनता के लिए ये करा। तो ये बात सही है कि अगर पढ़ा लिखा एक इंसान हो जो अपने देश को नेतृत्व कर सके तो एक फायदा होता है कि कहीं ना कहीं चीजें देखी जाती है ना। लेकिन खैर, लेकिन अंततः मैं यही कहूंगा कि मैं इस पक्ष में नहीं हूं। दरअसल आपका लीडर बेहतर होना चाहिए, पढ़ा लिखा है तो भी सही, अगर नहीं है तो कोई भी ये बातें नहीं है। भाई शर्म खत्म करो। शर्म इन द सेंस कैसे खत्म करें बताओ? मेरे बारे में आप कह रहे हो या फिर ऋतिक जी को बता रहे हो कि मोदी जी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल आपका हक है, आपका हक है बोलने का। पढ़ा लिखा आदमी छोटा काम नहीं कर सकता। हाँ, ये बात भी है, क्योंकि उनके अंदर ना एक प्रकार की ईगो आ जाती है, ईगो ऑफ नॉलेज, ईगो ऑफ समथिंग विच ही और सी हैज लर्न इन लाइफ, उसे शर्म आती है। वन काइंड ऑफ रीजन हो सकता है आपके हिसाब से ये। Is there any question? Yes, then tell me. Otherwise, time to say to goodbye. एग्जैक्टली exactly. और मैं ये कहूँगा इससे बेहतर एग्जाम्पल नहीं हो सकता कि आप अपने फैमिली मेंबर के हेड ऑफ योर फैमिली को देखिए, है ना। उनकी बेहतर एजुकेशन ना होने के कारण भी आप इतने बेहतर हैं एजुकेशन के सेक्टर में, जहाँ चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हो। तो इससे बेहतर एग्जाम्पल नहीं हो सकता। उसी प्रकार से हम सभी एक परिवार हैं और हमारे परिवार के एक हेड ऑफ ये हैं, आई मीन जिन्हें हम दरअसल मुखिया कहते हैं, वो पीएम हमारे मोदी जी हैं। तो उनके हाँ, ये बातें हो सकती है कि आप कई दफ़ा इस सवाल से देख सकते हैं कि अगर
हालांकि मैं फिर से वही कहूंगा कि एजुकेशन पैमाना नहीं होता आपके डिसीजन मेकिंग का, है ना। और कई बार आपने अपने घर में भी देखा होगा कि आपके डिसीजन कहीं ना कहीं आप अपने घर के ऐसे लोगों से भी रिसीव कर जाते हैं जो संभवतः उतना ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी उनका डिसीजन पारदर्शी होता है, बहुत ज़्यादा दूरदर्शी होता है, और आपका डिसीजन नहीं। तो दिस इज नॉट इंडिकेशन ऑफ डिसीजन मेकर कि अगर आप एजुकेटेड है तभी ये कर पाएंगे। लेकिन हाँ, ये बातें कही जाती है और स्वीकार्य है कि एजुकेशन होने से आपके दरअसल ये है ना, डिसीजन मेकिंग की क्षमता कुछ पारदर्शी होती है, कुछ बेहतर होता है, कुछ बैलेंस्ड होता है। लेकिन उनकी जो एक एक्सपोजर रही है, उनका जो एक अनुभव रहा है अपने जीवन का, वो आज अपने मतलब देश को लौटा रहे हैं। सौभाग्य से मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ, कई दफ़ा मैं उनकी जीवनी के बारे में पढ़ा, संभवतः उनके ही मुखाग्नि से मैंने सुना है, जो इस बात को प्रदर्शित करता है कि उनके, अगर आप उन्हें कुछ भी बना दें अभी, प्रधानमंत्री तो चलिए वो तो है ही, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप दुनिया के भी प्रधानमंत्री बना दें तो कहीं ना कहीं एक लिंक बनेगा जिसके माध्यम से वो बेहतर कर पाएंगे, है ना, पॉलिटिकली। एग्जैक्टली exactly. क्योंकि एट द एंड ऑफ योर डिसीजन यही चीजें मैटर करती है कि आपके पास अनुभव कितना है, एक्सपोजर कितना है, ना कि आप कितने ज्यादा एजुकेटेड हैं। तो चलिए साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल अपने निर्धारित समयावधि के साथ। शुभ रात्रि एंड गुड बाय आप सभी को। चलिए चलिए, जो भी अगर सवाल होता है आप कर लेकर आए। थैंक यू। चलिए, बाय एंड गुड नाइट।